हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BSc रोल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 2.8 का सारा क्वेश्चन करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। हम करेंगे, पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला वीडियो 2.8 नहीं देखा तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो BSc रोल। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 2.8 थियरी समझते हैं। पहले सबसे इसमें पहले वर्ड समझते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच वन वेरिएबल एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल्स एंड वाइस वर्सा। यानी फ्रेंड्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइप का एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में व्यक्त किया जाता है और दूसरे वाले वेरिएबल को पहले वाले वेरिएबल के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जस्ट उल्टा चलता है, उल्टा सीधा दोनों चलता है, सीधा उल्टा दोनों चलता है। जिससे सपोज कीजिए एक्स एक वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, तो एक्स को वाई के टर्म में हम जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है आपका जो वेरिएबल्स होता है उसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, इसलिए वो लीनियर होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि एक को दूसरे के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलो फ्रेंड्स, इससे एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। इसमें कोई पॉइंट P है कहीं पे जो एक्स वाई के बीच में, चाहे किधर भी जो है इसी के अंडर में है, ठीक है, P पॉइंट है जिसका यहाँ पे हम क्या कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, एक्स कोमा वाई, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है, जो एक्स वाई प्लेन है आपका थोड़ा सा रोटेट कर जाता है अपने लोकेशन से। जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या है, ये पोजीशन पे यहाँ पे एकदम राइटली है, ठीक है। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा रोटेट ऐसे, देखो यहाँ से ये ऐसे रोटेट करता है थीटा एंगल से। तो ये वाई यहाँ पे था, ये अब वाई यहाँ पे आ गया। अब इसका नाम मैंने रख दिया वाई डैश, ठीक है। एक्स देखिए यहाँ पे था, अब ये थोड़ा सा रोटेट हो गया डाउन हो गया, तो ये एक्स डैश यहाँ पे आ गया। तो थीटा एंगल से एक्स वाई आपके रोटेट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स पी तो वहीं पे है, पी आपका, पी का लोकेशन चेंज नहीं हो रहा, इसका एक्स वाई का ही लोकेशन है, ठीक है। इसके हिसाब से, इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, एक्स वाई प्लेन के हिसाब से इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है एक्स कोमा वाई। लेकिन ये जो आपका एक्स वाई प्लेन है ये तो रोटेट कर गया अपने लोकेशन से, पॉइंट तो वहीं पे है, बस आपका ये रोटेट कर गया एक्स वाई प्लेन। अब हो गया यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश हो गया, ठीक है। तो अब बताओ पी का लोकेशन क्या होगा, पी का लोकेशन क्या होगा। तो पी का लोकेशन जो एक्स वाई था वो तो आपका एक्स वाई प्लेन के हिसाब से था, ठीक है। अब एक्स डैश वाई डैश के हिसाब से क्या होगा इसका लोकेशन। तो फ्रेंड्स इसका लोकेशन अब जो है एक्स डैश वाई डैश के हिसाब से एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से होगा, एक्स वाई के हिसाब से एक्स वाई तो है, लेकिन अब जो है एक्स डैश वाई डैश के हिसाब से तो एक्स वाई रहेगा नहीं, अब हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश। अब एक्स डैश वाई डैश आप कैसे निकालोगे बताओ। अगर मान लो मैंने कहा कि आप एक्स डैश वाई डैश का एक्चुअल वैल्यू निकालो एक्स और वाई के टर्म में, ठीक है, एक्स और वाई के टर्म में ही हमें चाहिए। पी का जो लोकेशन है, जो कोऑर्डिनेट है, वो हमें एक्स वाई के टर्म में ही चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, अब एक्स डैश वाई डैश तो यहाँ पे रोटेट करके आई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। इसको जो थीटा एंगल से मूव किया है तो एक साइन में टूटेगा, एक कॉस में टूटेगा, ठीक है। तो देखो वाई डैश आपका यहाँ पे ये जो है रोटेट किया है, तो इसको एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा, ये वाई है जो इनिशियली वाई था ये, ठीक है, ये आपका एक्स था। तो यहाँ पे देखो वाई कॉस थीटा और ये वाला लाइन जो है एक्स साइन थीटा। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो एक साइन थीटा जो कि थीटा से जस्ट नीचे है, ठीक है, और जो थीटा के सामने रहता है जस्ट थीटा और उसके बीच जो एंगल बनता है उसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ये तो आपने सीखा ही होगा, फिजिक्स में भी ये बताया गया है। ये अपने फ्रेंड सीखा ही होगा कि अगर कोई पॉइंट पी है सपोज करो, और जो है वो हो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे जो है हो, ठीक है ना, थीटा एंगल पे हो, तो उसका फ्रेंड्स अगर हमें निकालना हो, ठीक है ना, उसका एग्जैक्ट लोकेशन निकालना हो तो हम इसे जो थीटा एंगल पे दिया है तो इसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। सपोज करो ये जो है लाइन है इसका नाम है पी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो थीटा के साथ है, जो थीटा के साथ है, जो लाइन थीटा के साथ है जो, ठीक है, तो इसको हम कॉस में देते हैं, ठीक है, पी कॉस थीटा। और जो थीटा के जस्ट
90 पे है, 90 बोल रहे हैं, ठीक है, जस्ट दूर है थोड़ा सा, तो उसको हम पी साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो थीटा सिर्फ इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, इस लाइन के साथ नहीं बना रहा है, लेकिन जब तोड़ेंगे तो इसमें पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा में टूटेगा, ठीक है। फ्रेंड्स इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं हम। तो सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे किया, जो वाइडस है आपका ये टूटा आपका एक्स साइन थीटा में, ठीक है, यहाँ पे एक्स ही था पहले इसलिए एक्स लिखा, और ये आपका वाई कॉस थीटा में, क्योंकि वाई था पहले तो वाई कॉस थीटा में टूटा। हमें किस में लाना है, किस हमें एक्स वाई के टर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। सेम उसी तरह से यहाँ पे ये वाला जो एक्स डैश है ये आपका टूट जाएगा, ये एक थीटा के साथ है तो एक्स कॉस थीटा, और ये वाला जो थीटा से थोड़ा सा दूर है तो वाई साइन थीटा। तो ये फ्रेंड्स टूट गया, एक्स वाई में मैंने यहाँ पे तोड़ दिया इसको, एक्स डैश वाई डैश था ये। अब देखो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस पी एक्स डैश वाई डैश इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स वाई। अब देखो हम पी का लोकेशन जो कि अब एक्स डैश वाई डैश हो गया, इस एक्स डैश वाई डैश के जो कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ पे हो गया, तो इसको हम एक्स वाई के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्स डैश यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। अब एक्स डैश देखो मैंने कैसे लिखा, ये रहा एक्स डैश, ठीक है, तो ये आपका एक्स कॉस थीटा, ओके, ये लाइन, और ये आपका लाइन माइनस वाई साइन थीटा, तो ये पहले लिख दिया। अब वाई डैश को कैसे लिखेंगे, ये रहा वाई डैश, ये आपका एक्स साइन थीटा है और वाई कॉस थीटा है, तो वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। तो फ्रेंड्स इसको मैंने एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब यहाँ पे जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फिगर, अब देखिए यहाँ पे एंगल का तो कोई हमें काम नहीं है, ठीक है, तो हम इसे जनरल ट्रांसफॉर्मेशन बना देते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा कॉस थीटा का, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू आएगा, साइन थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि थीटा का मान भी तो दिया होगा कितना एंगल से झुका है, ठीक है। तो हम जो है इसका जनरल ट्रांसफॉर्मेशन बना लेंगे। क्वेश्चन में आपको थीटा के फॉर्म में नहीं लगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, या तो जो है प्लेन का रिफ्लेक्शन हो जाता है या तो रोटेशन हो जाता है। तो रोटेशन या रिफ्लेक्शन के होने के कंडीशन में उसको कैसे दूसरे के टर्म में जो पहले था उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। जनरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यानी थीटा को हटा के कॉस थीटा साइन थीटा हटा के, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिख दिया, देखो एक्स डैश इक्वल टू ए वन एक्स प्लस वन वाई, तो जो आपका माइनस में था जो आपका प्लस में था एक्स कॉस आपका कॉस का था साइन थीटा था, उसको आप ए वन बी वन एक्स डैश का लिख सकते हो और वाई को वी टू लिख सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें वहीं पे है, देखो एक्स वाई है उसमें भी था, तो ये है जनरल, ठीक है, ये जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसे हमें देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, नाउ वी कैन राइट द एबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्मेट, ये तो इक्वेशन फॉर्मेट में है, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका एक्स डैश वाई डैश हो गया एक कॉलम में, और आपका यहाँ पे जो कोएफिशिएंट टर्म है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे एक्स वाई दो टर्म है आपके वेरिएबल्स, इसको लिख दिया। तो फ्रेंड्स आपको किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखा आना चाहिए, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, उसको ध्यान से वॉच कर लो, सीरीज वाइज चलोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो एक्स डैश वाई डैश इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये है 2D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो प्लेन है एक्स और वाई, ठीक है, दो ही प्लेन है इसलिए 2, तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक्स डैश, यहाँ पे एक्स को, यहाँ पे देखो एक्स डैश को एक्स के टर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया है, एक्स डैश को एक्स के टर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया है, वाई डैश को वाई के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया है, ठीक है। अब देखो मैं आपको जस्ट आपको 3D का भी दिखा देता हूँ। अब ये 3D है, 3D इसलिए क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड तीन है तो 3 हो गया 3D, ओके। इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखोगे तो ये आपका इधर हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो कोएफिशिएंट टर्म है उसको लिख देंगे LMN 1 यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह से, और ये वाला जो आपका तीन वेरिएबल है इस साइड आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्स डैश को एक्स के टर्म में, वाई डैश को वाई के टर्म में, और जेड को जेड के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है इसलिए 3D ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक को दूसरे के रूप में, ओके। अब देखो सपोज करो इसे वाई मान लिया जाए और इसे ए मान लिया जाए, इस कोएफिशिएंट जो आपका टर्म है, ये जो मैट्रिक्स बना है इसे ए बोल दिया जाए, और जो आपका ये है जिसके टर्म में व्यक्त कर रहे हैं उसको एक्स बोल दिया जाए, तो इसको वाई इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, क्लियर।
अब यहाँ पे देखो नोट पढ़ते हैं क्या लिखा है। एबव द मैट्रिक नोटेशन रीड एज एक्स टू वाई ट्रांसफॉर्मेशंस। अब फ्रेंड्स y इक्वल टू जो ए एक्स दिया है यहाँ पे, इसको आप रीड कैसे करोगे, तो इसे आप रीड करोगे, इसे पढ़ोगे, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स नोटेशन n, इसको पढ़ोगे x टू y ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे। यहाँ पे देखो y इक्वल टू एक्स लिखा है, यानी y x लिखा है, y पहले और उसके बाद x लिखा है, लेकिन आपको रीड कैसे करना है, x टू y ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्योंकि जो y है x के टर्म में व्यक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे देखो फ्रॉम छुपा होता है, फ्रॉम बोला नहीं जाता है, तो x टू y ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। देखो x टू y उल्टा पढ़ रहे हैं, x टू y, ये लिखा कैसे, y इक्वल टू एक्स लिखा है, तो x टू y पढ़ना है, x टू y ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इस a को इस साइड भेजते हैं, तो ये जो है a है तो इधर साइड जाएगा, तो a इनवर्स में हो जाएगा, तो x इक्वल टू a इनवर्स y हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट पढ़ो, इफ़ ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो ए का डिटर्मिनेंट है ना, ये वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, देन ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, कोई नंबर है, ठीक है, प्लस या माइनस कोई नंबर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। और फ्रेंड्स दूसरा नोट हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर एक्स टू वाई दिया है ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे मान लो कि एक्स टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम वाई इक्वल टू एक्स लिखते हैं, ठीक है, मैंने बताया आपको उल्टा लिखते हैं। और वाई टू जेड ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जेड इक्वल टू बी वाई लिख देंगे यहाँ पे। ए और बी जो यहाँ पे है कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, ये बताया ना फ्रेंड्स, ये आपका जो कोएफिशिएंट है इसको ए बोल दिया और दूसरे वाले को मैंने बी बोल दिया, इस तरह से ये ए बी सी कुछ चलता रहेगा आपका। तो ये आपका चेंज होता है, y इक्वल टू एक्स है, जेड इक्वल टू बी वाई। तो अब बताओ कि एक्स टू जेड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स टू वाई की है तो हम y इक्वल टू एक्स लिख दिए, वाई टू जेड की है तो जेड इक्वल टू बी वाई लिख दिए। अब तो एक्स टू जेड करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो उसके जेड इक्वल टू पी आई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेड इक्वल टू बी वाई तो इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो y है, y की जगह क्या है, x है, तो x रख दिया यहाँ पे, तो बी ए इंटू एक्स। तो अगर जेड एक्स टू जेड हमें निकालना होगा, अगर हमें दो होगा, एक्स टू वाई दिया होगा, वाई टू जेड दिया होगा, और हमें ये बोला जाएगा कि एक्स टू जेड निकालो, एक्स टू जेड निकालो, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद जो है एक्स से करना है, ठीक है, से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें जेड मिल जाएगा, ठीक है, एक्स टू जेड मिल जाएगा। क्लियर। तो ये आपको माइंड रखना है, ये क्वेश्चन में आएगा। अब समझते हैं अगला पॉइंट्स, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझिए, इसको लिखा है इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है, विच गिवन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ये विच नहीं है, ये वेन है, ठीक है, वेन गिवन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल देन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है, ये भी एक टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया हो ऑर्थोगोनल, यानी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल हो तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब समझो, याद रहे कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल होना जरूरी है। वो अगर ऑर्थोगोनल है तो भैया वो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर वो ऑर्थोगोनल नहीं है तो वो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यानी ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके ऊपर कि वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्थोगोनल है या नहीं। अब एग्जांपल समझो, सिलेक्शन फॉर ऑर्थोगोनल, देखो यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फ्रेंड्स अब सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। आप ये बोल रहे हो कि ऑर्थोगोनल कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑर्थोगोनल होगा, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो देखो यहाँ पे समझाते हैं आपको। तो सपोज करो ये जो है आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और इसको ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ए डैश बनता है, ठीक है, और यहाँ पे देखो दोनों को और मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए और ए डैश, ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले बाद में दोनों कर सकते हो, दोनों में से कोई सेम ही आएगा, ए डैश ए करो चाहे ए डैश करो, ठीक है। तो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो और आई आता है, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ए आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि आपका ए कब ऑर्थोगोनल होता है।
है, जब उसका ट्रांसपोज उसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो आई आता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और इस टाइप के मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लियर समझ में आया होगा आपको। अब समझते हैं नोट एक यहाँ पे, इन केस ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, अब ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स होता है, यानी फ्रेंड्स ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन वो फुलफिल करेगा, यानी ए डैश जो है ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो आप ए डैश निकाल लो तो उसका ए इनवर्स भी निकल जाता है, यानी ए डैश ही उसका ए इनवर्स है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ पे ए डैश एन ए इनवर्स ऑर्थोगोनल है कब, जब ए भी ऑर्थोगोनल है, मतलब ए अगर ऑर्थोगोनल होगा तो ए डैश और ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल ही होंगे। क्लियर। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, अब आगे समझते हैं वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स वेक्टर तो आपने पढ़ा ही होगा 11th-12th में। अब चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में। एनी क्वांटिटी हैविंग n कंपोनेंट्स इज कॉल्ड ए वेक्टर ऑफ ऑर्डर n, यानी कोई भी राशि जिसमें n कंपोनेंट्स हो तो उसको हम n ऑर्डर का वेक्टर बोलते हैं। अब देखो वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे वेक्टर हैज टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। वेक्टर के दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस। तो वेक्टर वो एक ऐसा राशि होता है, एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया है, तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका एक टर्म है जिसमें कोएफिशिएंट और आपके वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हैं। ठीक है, तो ये आपके देखो ध्यान से इक्वल टू 0, ये एन ऑर्डर का वेक्टर है। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो ये एन ऑर्डर का वेक्टर है, a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x3, इस तरह से ये डॉट डॉट करके x an और xn इज इक्वल टू 0 है। तो फ्रेंड्स इसमें n टर्म है और कोएफिशिएंट टर्म का भी n टर्म है और जो वेरिएबल टर्म है उसका भी n टर्म है, तो इसलिए n ऑर्डर का वेक्टर है। ओके। इसमें क्या होते हैं वेक्टर्स को किस लिए बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब जो है यहाँ पे a1 a2 a3 और a4 का टोटल आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और x1 यहाँ पे ये x1 x2 x3 ये जो आपके डायरेक्शंस बताते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये वेक्टर्स है एन ऑर्डर वाला। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना इसके हिसाब से हम टाइप समझा रहे हैं आपको। टाइप तो उसके दूसरे टाइप के भी होते हैं, वो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, लेकिन हमें इस टाइप से समझना है। इस टाइप से समझो, ये इसमें लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर। ठीक है, पहला समझते हैं लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर। ए सेट ऑफ ए वेक्टर्स इज ए लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर इज ए नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स all coefficient not equal to 0 that equal to 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंस देखो समझते हैं क्या लिखा है, तो सेट ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी लीनियरली यहाँ पे है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट तब बोलेंगे किसी सेट ऑफ वेक्टर को, मतलब वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट हम तब बोलेंगे जब उसका जो आपका कोएफिशिएंट है, जो आपका जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ना फ्रेंड्स ये वाला। ठीक है, a1 x1 a1 a2 a3 जो दिख रहा है आपको कोएफिशिएंट टर्म है ये। ठीक है, ये आपका टोटली जीरो ना हो। ठीक है, नॉन ट्रिवियल मतलब होता है नॉन जीरो, तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल हो, वो जीरो ना हो पूरा का पूरा। अब 2-3 जीरो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पूरा का पूरा जीरो नहीं होना चाहिए जितना भी कोएफिशिएंट टर्म है। यहाँ पे लिखा है ऑल कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपके जीरो ना हो तो फ्रेंड्स वो जो है क्या है, लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स है, और डिपेंड है। अगर जीरो नहीं है तो डिपेंड है, अगर जीरो हो जाता है तो और इंडिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो समझो इस चीज़ को, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। डिपेंड तब बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंस तब बोलेंगे जब जो कोएफिशिएंट टर्म है वो पूरी तरह से सब जीरो ना हो, जितना भी दिया हो सारा जीरो ना हो, कम से कम एक ऐसा हो। ठीक है ना, एक ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, दो ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, तो हम बोलेंगे उसको क्या, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि ये बाद में जो इक्वल टू 0 है इसलिए 0 लिखा मैंने इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मेकिंग द रिलेशन बिटवीन देम, तो इनके बीच रिलेशन बनता है। अगर ये डिपेंडेंट है तो रिलेशन बनता है। आप देखो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना तो आपका रिलेशन होता है ना उसके साथ, ऐसा तो नहीं होता। आप जिसके साथ जुड़ते हो कोई ना कोई रिलेशन के साथ जुड़ते हो, तो आप डिपेंड हो तो रिलेशन बन ही जाता है। तो सेम मैथमेटिक्स में भी होता है, अगर ये डिपेंड है तो रिलेशन बना भैया, तो रिलेशन ये रहा।
मान लो सपोज करो जो कोएफिशिएंट टर्म है इसमें लैम्डा ले लिया मैंने, ठीक है, उसमें A1 A2 3 लिया था, इसमें लैम्डा ले लिया सपोज करो। यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा 1 तक। तो ये जो कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा इन तक है, ये जितने भी आपके कोएफिशिएंट टर्म है ये आपके पूरी तरह से जीरो नहीं होना चाहिए, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम 1-2 हो जो नॉन जीरो हो और इक्वल टू जीरो आपको लिखना। तो ये रिलेशन होंगे, इससे हम रिलेशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में हमें मिलेगा रिलेशन फाइंड करने को, तो इसी से हम फाइंड करेंगे। अगर वो नॉन जीरो आते हैं लैम्डा, ठीक है, तो रिलेशन ऐसे फाइंड करते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट समझते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस। ए सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ देयर ओनली linear combination of the vectors that equal to 0 and all coefficient equal to 0। यानी लीनियरली डिपेंडेंट तब बोलते हैं, इंडिपेंडेंस सॉरी, लीनियरली इंडिपेंडेंस हम तब बोलते हैं जब जितने भी आपके उसमें कोएफिशिएंट टर्म, जितने भी कोएफिशिएंट टर्म है, जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये सारे के सारे जीरो हो जाए, यानी ट्रिवियल हो जाए, ठीक है, ये सारे के सारे जीरो हो जाए तो हम उससे क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस है। भैया इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है, वो जीरो हो गया, जीरो हो गया तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, सिंपली सारा चीज़ को जीरो कर डालेगा, तो जीरो कर डालेगा तो कोई रिलेशन भी नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट है। आप बोलते हो ना कि भैया मैं तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखता, तो आप इंडिपेंडेंट हो गए उससे, ठीक है। जब रिलेशन ही नहीं, जब कोई डिपेंडेंस ही नहीं है तो रिलेशन कहाँ से। तो यहाँ पे देखो 0 × x1 0 × x2 डॉट 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 0 × x1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे सब चीज़ जीरो ही हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो कोई रिलेशन नहीं बनता। तो यहाँ पे आंसर यहीं पे हो जाता है कि भैया लीनियरली इंडिपेंडेंस है, इसलिए कोई रिलेशन नहीं होगा। और लीनियरली इंडिपेंडेंस तब होगा जब जितने भी कोएफिशिएंट टर्म है वो सारे के सारे जीरो हो जाए। फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरे चैप्टर का 2.8 का थियरी समझ में आया होगा। चलिए शॉर्ट रिवीजन करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोलते हैं जब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, और दूसरे वाले को पहले के टर्म में, ठीक है, जैसे x/y और y/x। रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोलते हैं जब आपका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका जीरो नहीं आए, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको समझाया था इसमें कि अगर हम जो है x/y ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसको जस्ट उल्टा, यानी y = x लिखते हैं। अगर हमें 3 दिया हो, ठीक है, 2 दिया हो तो तीसरा निकालना हो तो हम जो है यहाँ पे इस मेथड से निकालेंगे, यानी 2 यहाँ पे कोएफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई करके x से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्थोगोनल में मैंने आपको बताया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि अगर जो है उसका ट्रांसपोज को उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आई आ जाए तो हम बोलेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ए डैश और ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा, और ये जो है रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा, यानी ए डैश ए इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब वेक्टर में मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स एन ऑर्डर का वेक्टर उससे बोलते हैं जिसमें एन कंपोनेंट्स होते हैं, और ये वेक्टर का 2 क्वालिटी होता है, पहला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, पहला मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। एन ऑर्डर का ये एग्जाम्पल मैंने दिखाया। उसके बाद समझाया मैंने आपको लीनियर डिपेंडेंस उसको बोलते हैं जिसमें वेक्टर जो आपके जो वेक्टर्स हैं जिसमें कोएफिशिएंट टर्म होते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 इस तरह से, वो आपके पूरी तरह से सारे जीरो ना हो तो उसको बोलेंगे लीनियर डिपेंडेंस। अगर पूरी तरह से जीरो नहीं है तो रिलेशन बैठेगा और रिलेशन ये होगा, इससे निकलेगा। और डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस उसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस जिसमें सारे के सारे कोएफिशिएंट टर्म लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n तक पूरी तरह से जीरो हो जाए, उसको बोलेंगे। इसके बीच कोई रिलेशन नहीं होता है क्योंकि ये सारे जीरो हो जाते हैं। तो ये मैंने समझाया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं 2.8 का। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम देखिए 2.8, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे दिया है आपको बाय द यूज ऑफ, देखो कितना दिया, 1 2 3, यहाँ पे 3 4 है, ठीक है, टोटल 4 आपको मिल जाएंगे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 टोटल हैं। तो 4 इक्वेशन दिए हैं, बोल रहा है बाय यूज ऑफ द मैट्रिसेस एंड फाइंड द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन विच द एक्सप्रेस x1 x2 इन टर्म्स ऑफ z1 z2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो y2x ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी z2y ट्रांसफॉर्मेशन है, और सेम थिंग ये भी है। देखो यहाँ पे y2x है और यहाँ पे z2y है, ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिए हैं। इससे आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन निकालने हैं, बोल रहा है x1 x2 इन टर्म्स ऑफ z1 z2, यानी z2x निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया, अभी समझाया था ना, ठीक है, 2 दिए हैं तो तीसरा कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखो y2x है और यहाँ पे z2y है, तो इसको कैसे हम x2 यहाँ पे z निकालेंगे, यानी z2x निकालेंगे। चलिए इसको निकालते हैं।
तो फ्रेंड्स ये है आपके 4 इक्वेशंस। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो फ्रेंड्स ये 4 इक्वेशंस है। तो यहाँ पे 4 को इसको 2 में बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है 2 ही है। ध्यान से देखो तो क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से x1 y1 z, यहाँ पे z1 z2, ठीक है, ये घूम फिर के आपका यही आएगा। तो यहाँ पे इसलिए जो है इसको हम 2 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखो, दो इक्वेशन आपको सेम ही दिखेंगे, ठीक है। ये वाले ये y1, यहाँ पे y2, ठीक है। यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे जो आपका जिस टर्म में है z1, यहाँ पे z2 है, तो ये भी आपका z1 है, यहाँ पे z2 आपका 0 है, ठीक है। तो ये दो सेम है, ये दोनों सेम है, दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जो इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया है, तो हम इसके लिए लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2, ठीक है। y1 और y2 का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। इक्वेशन इसमें हम y1 y2 का वैल्यू पुट करेंगे। ये रहा y1 और ये रहा y2, इसका वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे। तो देखो पुट करते हैं यहाँ पे, तो हम ये वाला है ना फर्स्ट, तो फर्स्ट को लिखेंगे x1 इक्वल टू 3 y1, तो y1 का वैल्यू यहाँ पे देखो 3y1 है, तो y1 का वैल्यू यहाँ पे ये है, तो z1 प्लस 2z2, ओके, प्लस उसके बाद 2y2 है, तो 2y2 का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 3z1 है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो आगे जो हम सॉल्व करेंगे x1 इक्वल टू 3z1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, प्लस 6z2 और प्लस 6z1, इसका हो जाएगा 3 दूनी के 6z1। अब फ्रेंड्स इसको हम कर लेते हैं, जो एक वाला एक जैसा वेरिएबल है उसको साथ में, जैसे z1 है और z1 है, तो यहाँ पे करेंगे तो 9z1 हो जाएगा, 6 3 9 और 6z2, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा x1 इक्वल टू आ गया और 9z1 प्लस 6z2। अब हमें क्या करते हैं, ध्यान से देखो, एक आया ना, दूसरे को भी लाते हैं। दूसरा हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वेशन 3 है, ठीक है, x2 निकालना है। अब x1 निकल गया, अब x2 निकालना है। x2 निकालने के लिए फिर क्या करना है हमें, तो फिर से हमें सेम थिंग रखना है, हमें पुट द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 इन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में y1 y2 का फिर वैल्यू रखेंगे, जिससे मैंने फर्स्ट में रखा y1 y2 का, अब सेम थर्ड में रखेंगे कि इससे हमें x2 मिलेगा। तो x2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस y1, ये फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं ना, काटते हैं इसको, ठीक है। x2 इक्वल टू माइनस y1 रखेंगे। अब देखो क्योंकि x2 इक्वल टू माइनस y1 है, तो यहाँ पे y1 का वैल्यू रखेंगे, तो z1 प्लस 2z2 है, ठीक है। ये रहा y1 का वैल्यू, z1 प्लस 2z2। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस है, तो 4y2 है, तो उसके बाद 4 लिख दिया मैंने। y2 का वैल्यू 3z1, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये अंदर जाके करेगा, तो माइनस z1 माइनस 2z2, ये 2 लिख दिया मैंने ऐसे। तो फ्रेंड्स ये -2 है, ठीक है ना, ये 2 है और z है, z और 2 में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा यार, ठीक है। 2z2 है, ये 2z2 है, थोड़ा सा माइंड करना यार, 2z2 है, ओके। और ये जो है प्लस 12 z1। अब एक जैसे जो वेरिएबल्स है उसको साथ में, तो x2 यहाँ पे माइनस z1 है, 12z1 है, तो 12 में से एक जाएगा तो आपका 11z1 और ये -2z2। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ से x2 मिल गया और यहाँ से x1 मिल गया। देखो 4 को हमने कैसे 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 2 इक्वेशन हमारे मिल गए। तो इसको चाहो तो आप यहाँ पे इसको इक्वेशन बोल सकते हो, साथ में लिख लो इसको पहले, तो साथ में लिख लो x1। अब चाहो तो इसका इक्वेशन नाम दे सकते हो, इसका 5th और इसका 6। अब फ्रेंड्स इसको हम जो है कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखो, x1 x2 है तो हम इसको x लिख सकते हैं, ठीक है। और ये z1 z2 है तो हम इसको z लिख सकते हैं, ठीक है। और जो कोफिशिएंट टर्म है आपका 9 11 6 -2, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे a, सपोज करो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू az, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रेंड्स। अब हमने जो अपना दिमाग चला के तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया, ठीक है ना, z2x हमें ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया। अब हमें ये तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है,
नहीं फ्रेंड्स, निकालना तो हमें यही तो था निकालना, ठीक है ना। x1 x2 आपको इंटू द z1 z2 करना था, ठीक है। तो यही तो निकालना था, x1 x2 इंटू z1 z2। क्वेश्चन में देखना वही लिखा होगा, तो निकालना तो यही था, तो निकल चुका है ये, ठीक है। इसको मैंने ला दिया। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो, पहले देखो x हमारा क्या है, x हमारा क्या है, x1 और x2 है ना। ये क्या है, ये है पहला वाला इक्वेशन से 9 6, दूसरे वाले से 11 - 2। और बताओ z क्या है, z1 z2, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसके टर्म में, तो इसके टर्म में लिख सकते हैं x, यानी ये रहा आपका x1 x2 इक्वल टू a 10 9 6 11 - 2, और यहाँ पे आपका z जो कि z1 z2 है, ठीक है। ये रहा मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स यही हमें निकालना था, हमने निकाल दिया, यही आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन में करते हैं सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। अब सिग्मा इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा नीटा इक्वल टू एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा, राइट द मैट्रिक्स ए ट्रांसफॉर्मेशन एंड द प्रूफ दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश, हैंस राइट द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको हम सिग्मा और नीटा का देते हैं वैल्यू, इसे हमें ए मैट्रिक्स फाइंड करके दिखाइए और ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश भी प्रूव करके दिखाइए, और हमें इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी निकालिए। चलिए 3 क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके इक्वेशन दिए हैं और नीटा का फॉर्म में। तो देखो सिग्मा इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, नीटा इक्वल टू एक्स साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये इक्वेशन फॉर्मेट में है। तो हम इसे किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेट में लाएंगे, तो लाने के लिए ये आपका इधर हो जाएगा सिग्मा, इधर हो जाएगा नीटा, ठीक है। इक्वल टू आपका, अब देखो इसमें से हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, कोएफिशिएंट भी तो है इसमें, ध्यान से देखो। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए होता है, तो हम इसमें कोएफिशिएंट जो आपका टर्म है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में से मिलेगा कॉस अल्फा और एक मिलेगा साइन अल्फा, ठीक है। पहले वाले में कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, दूसरे वाले में से मिलेगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। ये मिल गया, ये हमारा ए मिल गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया यहाँ से। ये देखो माइनस है फ्रेंड्स, माइनस साइन अल्फा है, माइंड करना, ठीक है इस चीज़ को। तो एक्स और वाई, और दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, एक्स और वाई के टर्म में ही तो एक्सप्रेस है ये। फ्रेंड्स इसको हम सपोज करो पी बोलते हैं, और इसको हम ए बोलते हैं, और इसको टी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, ओके, पी ए टी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आप चलो आते हैं, अब हमें ए मैट्रिक्स निकालना है, तो ये हम निकाल चुके हैं, देखो ए हमारा यही है। तो देखो ए हमारा निकल गया कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये तो निकल गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें प्रूव करना है ए डैश ए इनवर्स के इक्वल है, ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स प्रूव करना है। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए से निकाल लेते हैं, तो हम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। ये तो फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 की इक्वल होता है, तो 1 लिख दिया मैंने। अब चलो ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए इसका 2 ऑर्डर का है ना, ये देखो 2 कॉलम 2 रो है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, ये जो पहले वाले का जो टर्म है इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, दूसरे वाले का साइन इंटरचेंज करते हैं। तो कॉस अल्फा ये तो आपका सेम ही है, ये तो आपका चेंज एज इट इज हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब यहाँ पे साइन इंटरचेंज होता है दूसरे वाले डायगोनल में, तो ये आपका इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे हम डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो 1 है तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज़ यही रह जाएगा, ए इनवर्स हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। अब हम ए डैश निकालेंगे, ए डैश फुल कहे तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज ये आपका ए है, इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कर दो। तो देखो मैंने यहाँ पे रो को कॉलम में कर रहा हूँ, तो कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो यहाँ पे हमारा ए डैश आ गया। ध्यान से देखो दोनों को सेम दिख रहा, दोनों सेम दिख रहा, तो हम देख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश इक्वल है, प्रूफ हो गया। दूसरा भी सॉल्व। तीसरा आ जाओ भैया, तीसरा हमारा है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी अब सॉल्व कर लेते हैं।
क्या है भैया, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैन रिटेन। अब देखो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो हमारा एक्चुअल में क्या दिया था, तो t इक्वल टू आपका दिया था फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था, ठीक है, वो क्या निकाला था फ्रेंड्स, p इक्वल टू 80 निकाला था। पिछला पेज निकाल के देखो, उसमें दिख जाएगा p इक्वल टू 80 था। अब इसको क्या करेंगे, हम a को साइड भेजेंगे, तो t इक्वल टू आपका a साइड जाएगा, तो ये a इनवर्स में हो जाएगा इक्वल टू p। इसको बोलते हैं इनवर्स, यानी सिंपली जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कर दो, ठीक है, उसको उल्टा कर दो, तो उसको बोला जाता है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मामला आए तो सिंपली जो सिंपल ए दिया है उसको इनवर्स कर दो, ठीक है, इन दूसरे साइड लेके चले जाओ, तो आपका जो बनेगा वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। अब यहाँ पे उल्टा ये होता है कि जो आपका यहाँ पे और टी टू पी दिया है, अब ये पी टू टी हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो गया ना, पी टू भाई टी टू पी दिया है, अब इन्वर्स कर रहे हैं तो पी टू टी हो गया, तो उल्टा तो हुआ ना, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। अब फ्रेंड्स ये जो दिया था आपका, ये कैसे दिया था, तो फ्रेंड्स यही था ना आपका, देखो यहाँ पे आपका एक्स वाई टर्म, एक्स वाई जो टर्म था वो एक्सप्रेस था, ठीक है, वो देखो यहाँ पे नीटा और सिग्मा ये एक्सप्रेस था एक्स वाई के टर्म में। अब जस्ट उल्टा करना है इसको, उल्टा करने का मतलब है कि अब जो है नीटा को यहाँ पे एक्स वाई को नीटा के टर्म में एक्सप्रेस है ये, सॉरी नीटा के टर्म में बोल रहे हैं, एक्स वाई जो आपका है यहाँ पे सिग्मा और नीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना हमें। अभी क्या दिया ये आपको, नीटा और सिग्मा, सिग्मा और नीटा जो है एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस है। अब जैसे इसको उल्टा करना है, एक्स वाई को सिग्मा और नीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो चलो करते हैं। तो हमने जो लेट किया था, टी क्या था हमारा, टी था एक्स वाई और हमारा ए इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया भैया, ये रहा ए इनवर्स, तो इसको लिख देंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। उसके बाद जो है हम पी लिखेंगे, पी क्या था हमारा, सिग्मा और नीटा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आ गया आंसर, यही आंसर है हमारा फ्रेंड्स, हमें इन्वर्स निकालना था, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया हमें, ठीक है, इन्वर्स निकाला हुआ था पहले से, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया। तो आंसर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन में करते हैं, अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, थर्ड। अब देखो फ्रेंड्स आ गया थर्ड क्वेश्चन, ये तो थियरी का ही पार्ट है, थियरी में जैसा लिखा था जस्ट वैसे छाप दिया। अब देखो एट ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेरिएबल x1 x2 x3 टू y1 y2 y3 इज गिवन बाई y इक्वल टू x, ठीक है, आपको x टू y दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, y इक्वल टू x यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, एंड अनदर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम y2 यानी y1 y2 y3 टू z1 z2 z3 गिवन बाई z इक्वल टू by, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको ये दे दिया, अब यहाँ पे एक्स टू वाई दे दिया, वाई इक्वल टू एक्स, और दूसरा दे दिया एक्स टू जेड इक्वल टू, एक्स टू जेड बोल रहे हैं, वाई टू जेड आपको दिया है जेड इक्वल टू बी वाई। और यहाँ पे जहाँ पे ए है तो उसके जगह वैल्यू उसने दे दिया, ए का ए मैट्रिक्स दे दिया, और जहाँ पे आपका बी है बी का मैट्रिक्स ए दे दिया। हमें क्या निकालना है, ऑब्टेन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम x1 x2 x3 टू z1 z2 z3, ये आपको निकालने हैं, जस्ट थियरी जैसा दे दिया आपको, दो दे दिया, तीसरा निकालो। अब चलो फ्रेंड्स इसका तो हम जानते ही हैं अच्छे से, वैसे ही कर देते हैं। फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं क्या मिला है हमें, तो हमें मिला है x1 x2 x3 टू y1 y2 y3 यानी y इक्वल टू एक्स मिला है। दूसरा हमारा मिला है y1 y2 y3 टू z1 z2 z3 यानी z इक्वल टू py मिला है, और a और b दोनों दिया है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, x1 x2 x3 टू z1 z2 z3 इंडेक्स कहा जाए तो z इक्वल टू पी एक्स, पी हम मान लिए हैं कि जो आपका दोनों का जो जैसे ये बन रहा है ना, इसके चलते ये आपका बी बना है यहाँ पे, और इसके चलते ए बना है यहाँ पे, तो हम मानते हैं कि पी बना, ठीक है, तो इक्वल टू पी एक्स यहाँ पे, ठीक है। अब हमें निकालना है, तो चलो निकालने पे लग जाते हैं। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो उससे भैया, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स दिया है, ठीक है, 1, इसे इक्वेशन 1 बोल दो, और इसका दिया है आपका जेड इक्वल टू, और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे जेड इक्वल टू बी वाई, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू बी वाई लिखेंगे। अब ये वाई बार बार मैं गलत क्यों लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे वाई, ठीक है, बड़ा वाला वाई लिखना है, कैपिटल वाई, ठीक है, साफ साफ लिखते हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे आप, बी वाई, तो जेड इक्वल टू बी वाई है, लिख दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे साइड क्या है, वाई है, तो
इस साइड y लाने के लिए हम इसको y इधर कर देते हैं और b को इस साइड से भेजते हैं, तो इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू जेड हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन 2 बोलो। इक्वेशन 1 दिख रहा है आपको, इक्वेशन 2 दिख रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा, y बटा y, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में, उधर x है और इधर आपका b इनवर्स z है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से y कट गया। ओके, आप देखो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कट जाने के बाद, इधर इससे 1 1 है, ठीक है। तो आपका इधर होगा b इनवर्स, ठीक है, b इनवर्स z इक्वल टू x हो जाएगा। ओके, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम z निकाले, ठीक है, इस z निकाले तो b साइड जाएगा, तो ये इनवर्स में है, तो इनवर्स में है तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा bax, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हमें निकल गया z इक्वल टू बी एक्स, और ये हमने थियरी में समझा भी था, तो z इक्वल टू बी एक्स कैसे आया, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो बी ए है इसको मैंने p लेट कर लिया क्योंकि ऊपर हमने p ही माना है, तो p हम इससे मान लेंगे, तो हमें p निकालना है यानी बी ए निकालना पड़ेगा। तो देखो निकाल लेते हैं, तभी तो मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो b क्या था हमारा, तो फ्रेंड्स ये था हमारा, ये हमारा b था और ये जो है हमारा a, ठीक है, दोनों दिया था। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो p मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो देखो p जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 4 -1 और -1 9 -1 और -3 14 और -1, ये हमें मिलेगा। कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, कर लेना। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया p। अब फ्रेंड्स p मिल गया, तो हम इस ट्रांसफॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं z इक्वल टू पी एक्स पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे z इक्वल टू पी एक्स में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो z हमारा क्या है, z1 z2 z3, ठीक है। और हमारा p क्या निकला था, तो 1 4 -1 -1 9 -1 -3 14 और -1, ठीक है, ये हमारा p निकला था। और x क्या है हमारा, x1 x2 और x3। तो फ्रेंड्स यही हमें लाना था, ठीक है, तो हमने ला दिया। देखिए z1 z2 z3 x1 x2 x3 यही लाना था, यानी हमें z1 z2 z3 को x1 x2 x3 के टर्म में एक्सप्रेस करना था, तो हमने कर दिया, ठीक है, फाइनल आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 4th नंबर, फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन y1 इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, y2 इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 प्लस 11x3, y3 दिया है आपका -x2 प्लस 2x3, तो यहाँ पे दिया है। अब चलिए इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, मतलब पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। तो फ्रेंड्स सेम ये क्वेश्चन में दिया है, y1 दिया है, y2 दिया है दिस और y3 दिस, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये जो आपका y दिया है, ठीक है, y बाई, इसको कैपिटल बड़ा वाला y लिखते हैं, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें y1, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ये इक्वेशन फॉर्मेट में है, y2 और ये y3, क्लियर। दूसरा हमें a मिल जाएगा, यानी जो कोएफिशिएंट टर्म है उससे हम a फाइंड कर लेंगे, 1 2 5 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा इससे, 2 4 11 और 0 -1 और 2, ठीक है। अब बोलोगे 0 कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखो x1 यहाँ पे नहीं है, तो x1 नहीं है इसका मतलब क्या है, 0 है, इसलिए मैंने 0 लिखा। अब यहाँ पे x निकाल लेंगे, यानी जो x के टर्म में है, तो x हमारा निकल जाएगा x1 x2 और x3। अब फ्रेंड्स हमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो हमें ये जो a दिया है ना, इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा हमें। तो इसका इन्वर्स निकालने से पहले हमें a निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। जब डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो 19 - 18 आएगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनली निकल के आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया यार, कुछ बड़ा काम नहीं किया, इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। ए इन्वर्स चाहिए तो ए इन्वर्स निकालने के बहुत सारे मेथड है, उनमें से कोई भी यूज़ कर लो और निकाल लो, ठीक है। हम जो एडजॉइंट मेथड यूज़ कर रहे हैं और ए इन्वर्स निकाल रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपका क्या आया है, 1 आया है। तो जब 1 आ जाता है और 0 नहीं आता, नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, थियरी में हमने समझा था, दस द मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर। अब नॉन जीरो आया तो नॉन सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ठीक है। एंड क्या बोलेंगे, एंड
एंड हैंस द ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो होने वाला है अभी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेगुलर, रेगुलर बोलेंगे। मैंने बताया कि अगर नॉन सिंगुलर आ जाए डिटरमिनेंट ऑफ ए तो इसको रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हम जो है x इक्वल टू ए इनवर्स और y, ठीक है, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे y इक्वल टू ए एक्स दिया है, ठीक है, y इक्वल टू क्या दिया आपका, x दिया है। फ्रेंड से y इक्वल टू एक्स ही तो है, यहाँ पे ध्यान से देखो ना, ये y हो गया, ये आपका a हो गया और ये आपका x हो गया, ठीक है। देखो इस साइड ऐसे दिया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a को इस साइड ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा और y, ठीक है। तो x इक्वल टू इनवर्स y, अब यही तो हमें फाइंड करना है, a इनवर्स। तो इसी से तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ए इनवर्स हम जब निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हम एडजॉइंट मेथड यूज़ करके ए इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे। हम डायरेक्ट ए इनवर्स का वैल्यू लिख रहे हैं, हम आपको ए इनवर्स निकाल के नहीं दिखा रहे हैं। एक ही चीज़ को बार बार बताना नहीं, हमें टाइम बर्बाद होगा। और -210, ठीक है, ये हो गया ए इनवर्स फाइंड हो गया। किसी मेथड से ए इनवर्स निकाल लेना। तो जब ए इनवर्स मिल गया तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो एक्स का क्या था वैल्यू, अब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको, x1 x2 x3, ठीक है। अब ए इनवर्स भी हमें निकल गया, तो ए इनवर्स को लिख देंगे यहाँ पे 19 -1 2 -4 2 -1, ये -1 है, -210, ओके। और यहाँ पे हम लिख देंगे y, तो y था y1 y2 y3, ठीक है। तो ये था मैट्रिक्स फॉर्मेट, चाहे तो इसे इक्वेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको दूसरे रो से, इसको तीसरे रो से, तो यहाँ से हमें x1 x2 x3 मिलेगा। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें x1 मिल जाएगा, देखो कैसे, ये आपका x1, ठीक है। तो इसको लेंगे, पहले रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 19y1 -9y2 + 2y3, x1 मिला। x2 कैसे मिलेगा, लेंगे इसको फिर दूसरे रो से, तो -4y1 + 2y2 -y3, इसको लेंगे थर्ड से, तो x3 मिलेगा, x3 -2y1 y1, ठीक है, ठीक है, y1 हो जाएगा यहाँ पे 2y1 + y2, ठीक है। ये मिल गया हमें x3, तो हमें x1 x2 x3 मिल गया। ये हमें फाइंड करना था, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे सोल्यूशन करते हैं। फ्रेंड्स अगला है हमारा 5th नंबर, सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन y1 = 2x1 - 2x2 - x3, y2 = -4x1 + 5x2 + 3x3, और y3 आपका x1 - x2 - x3 दिया है। और रेगुलर एंड फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बोल रहा है रेगुलर है, रेगुलर पता चल जाएगा। अगर भैया डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 नहीं आया तो रेगुलर होगा, तो हमें इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसका भी निकालना है। चलो निकालते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका 4th नंबर जैसा ही है, तो वैसे ही होगा। तो देखो ये दिया है आपको y1 y2 y3 दिया है, तो इसको आप लिख सकते हो मैट्रिक्स फॉर्मेट में कुछ इस तरह से। y1 y2 y3 को आप y यहाँ पे y लिख सकते हो, और जो x दिया आपको x1 x2 x3 को ऐसे लिख सकते हो, और जो होगा कोफिशिएंट टर्म है उससे आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये तैयार कर सकते हो, ठीक है, आप कर लोगे। ये एक्चुअल में कैसे है, तो ये y = x है, क्योंकि y आपका इस साइड और x आपका इस साइड, ये आपका कोफिशिएंट टर्म है, इससे आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो y = x है, ओके। अब हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे। वो पहले बोल रहा है रेगुलर है या नहीं, ये चेक करो, ये भी दिखाना हमें, क्वेश्चन में दिखाया गया है ऐसा। तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो -1 आता है, जो बराबर नहीं है, ठीक है, 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा यानी नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, रेगुलर होगा। तो पहले हमने ये दिखा दिया रेगुलर है भैया, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालने हैं तो हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स हमने निकाल लिया, ठीक है, कोई मेथड से निकाल लेना, हम डायरेक्ट आपको निकाल के दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए इनवर्स निकाल लिया। अब y = x आपको दिया है, हम जो है ए को इस साइड भेजेंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा ये, ठीक है, तो x = a इनवर्स y हो जाएगा। अब हमें x का यहाँ पे x1 x2 x3 दिया है, ठीक है, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, y भी दिया है y1 y2 y3। अब इसी ये मैट्रिक्स में है, इसको इक्वेशन फॉर्मेट में कर दिया। इसको लिया फर्स्ट मल्टीप्लाई तो फर्स्ट रो तो x1 आ गया, सेकंड रो से मल्टीप्लाई तो x2 आ गया, और थर्ड रो से मल्टीप्लाई तो x3 आ गया। तो यहाँ से फाइंड हो गया इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन को करते हैं। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अपना 6 नंबर, वेरीफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल। ये फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को वेरीफाई करना है कि ऑर्थोगोनल है या नहीं, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं। अब फ्रेंड देखो 6 नंबर देखो, ये आपका दिया है, ठीक है,
ऑर्थोगोनल का मैंने कंडीशन समझाया था कि उसका ट्रांसपोज को उसके साथ मल्टीप्लाई करने से अगर आई आता है तो वो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, समझा था। तो एडेस निकालेंगे, एन ट्रांसपोज निकालेंगे इसको ट्रांसपोज करेंगे तो सेम यही रिपीट हो जाता है। ऑर्थोगोनल में यही पहचान है कि उसको ट्रांसपोज करने पे भी वही रहता है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए डैश ए करो चाहे ए डैश करो, कोई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हुआ और इसको सोल्यूशन किया तो मैंने ये आया, ठीक है। तो ये जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ए डैश ए इक्वल टू आई आ गया, यानी ये ऑर्थोगोनल है। ये हमने थ्योरी में आपको बताया था, ठीक है, पहला प्रूफ। दूसरा इसमें 6 नंबर दूसरा, ठीक है। तो ये आपका दिया है ऐसे, ए डैश निकाल लेंगे इसको फिर से, फिर ए डैश कर लेंगे, ए डैश ए कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई तो ए करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूले के अनुसार। तो यहाँ पे देखो 1 कर दिया मैंने, 0 कर दिया, ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे 0 0 1 और 0 1 0 दिया है। अब यहाँ पे थीटा अगर 0 डिग्री है तो हमारा क्या है, ये आई आता है, ठीक है। और याद रहे कि कंडीशन क्या है इसके लिए, थीटा को 0 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। थीटा अगर 0 डिग्री है तो हमारा गिवन जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि थीटा यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको चाहे तो एक ऐसा मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। फॉर्मूला कौन सा, एक फॉर्मूला है, तो एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो ये मैंने लिख दिया फार्मूला कौन सा, ठीक है। तो अब देखो थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये वैल्यू आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि ऑर्थोगोनल होगा। यानी कंडीशन एक और डाल दो कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो ही ऑर्थोगोनल ये मैट्रिक्स है, अदरवाइज जो है नॉन नहीं है, ठीक है। दोनों प्रूव करना था, ऑर्थोगोनल कर दिया मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इफ ए इज ए ऑर्थोगोनल। अभी बोला है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल है, तो हमें ए बी सी का वैल्यू निकाल के दिखाओ। चलो फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स 7th नंबर में आपका ए दिया है और ऑर्थोगोनल का बात हो गया है, तो समझ लो आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। इन मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आई आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल है। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश। अब देखो ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए डैश ए इक्वल टू आई आना चाहिए, रिवर्स भी कर सकते हो, ए डैश करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि ए डैश भी करने पे सेम ए रिपीट हो जाता है। तो आई आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ए डैश मैंने ले लिया, फिर ए हमने ले लिया, दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए, और ये जो है आई आ गया, ठीक है। आई जो 3 ऑर्डर का मैंने ले लिया यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का ही यूनिट मैट्रिक्स हम लेंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपका इधर साइड यूनिट मैट्रिक्स है, अब मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया। तो फ्रेंड्स से सिंप्लीफाई करने के बाद आया ये आपका इस साइड यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। अब देखो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की इक्वलिटी से हम क्या कर सकते हैं, ये 2a² है, ए के इक्वल होगा, ठीक है, 1 के इक्वल होगा, और आपका 6 भी है 1 के इक्वल, और 3c² है 1 के इक्वल। तो देखो मैंने वही किया, 2a² इक्वल टू 1, तो आपका 2 इधर साइड जाएगा तो हाफ हो जाएगा ये पूरा, और आपका ये स्क्वायर साइड जाएगा तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1/2। सेम इसी तरह से 6b² इक्वल टू 1, तो आपका ये 6 इस साइड जाएगा तो 1/6, अब b इक्वल टू आपका प्लस माइनस अंडर रूट 1/6। सेम इसी तरह से ये भी आपका सॉल्व हुआ, और c इक्वल टू अंडर रूट 1/3। तो फ्रेंड्स हमें ए बी सी निकाला था, हमने ए बी सी निकाल लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर भी ऑर्थोगोनल के ऊपर है। तो आपको दिया है कि ये मैट्रिक्स है ये, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स है, तो ये ऑर्थोगोनल है कब, जब एल एम एन का वैल्यू ये वाला रखा जाए तो फ्रेंड्स ये ऑर्थोगोनल है जब इसको रखा जाए तो देखते हैं, प्रूव करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये अगर ऑर्थोगोनल है तो ये ऑर्थोगोनल का कंडीशन फुलफिल करेगा, तो इसका ए डैश निकालेंगे। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ए डैश इक्वल आई आना चाहिए, ठीक है। तो हमने ए डैश यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, अगर ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब किया तो ये इस तरह से आया। अब हमें एल और एम एन का रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि आप इसे रख सकते हो, तो इसे आप रखो। जब इसमें आप रखोगे तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। अब फ्रेंड्स ये देखो ये चीज़, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, तीसरा है ना आपका
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे इसके बाद जो है ये लिखा मैंने फर्स्ट में, ठीक है, तो ये जीरो होगा। ये जो सेकंड वाला जो आपका रो है इसमें जीरो है, ये वाला तीसरे वाला में, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने गलती से, ये जो इतना बड़ा है ना यार कि कन्फ्यूजन में मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जीरो है, ये 1 के बराबर में ये जीरो है, ठीक है ना, तीसरे कॉलम में, और ये जो है आपका ये थर्ड वाले कॉलम में है, ठीक है, थर्ड वाले कॉलम में, थर्ड रो में, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला यहाँ पे है और ये चौथे वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, और ये जो है आपका चौथा कॉलम 0 0 0 1, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा तो सिर्फ आपका इधर ही बचेगा, और इसका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान 1 ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया, जगह भी नहीं था तो डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन करके लिख दिया, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपली घूम फिर के यही आएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है, जो कि प्रूव होता है कि ये ऑर्थोगोनल है। ये सिंपल था, दम आसान, ऑर्थोगोनल वाला दम सिंपल है, कुछ ना। ए है आपका मैट्रिक्स दिया है, उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर आई आ गया तो ऑर्थोगोनल, अदरवाइज नॉन ऑर्थोगोनल, बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन में करते हैं 9 नंबर। और फ्रेंड्स 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th दिया गया आपका, इफ़ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो प्रूव कीजिए कि ए बी भी ऑर्थोगोनल है, ठीक है, मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो ए बी बताइए कि ओ भी ऑर्थोगोनल होगा, ये प्रूव करके दिखाइए। चलिए करते हैं इसको। तो फ्रेंड देखो, इसको प्रूव करने के लिए ए अगर ऑर्थोगोनल है, ए ऑर्थोगोनल दिया है क्वेश्चन में, तो हम ए डैश ए इक्वल टू आई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टीज होता है कि से मल्टीप्लाई करने पे आई आता है। अगर बी भी ऑर्थोगोनल है तो उसको भी हम बी डैश बी इक्वल टू आई लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट में लेफ्ट, ए डैश ए इंटू आपका यहाँ पे बी डैश बी है, इक्वल टू आई इंटू आई हो गया, आई इंटू आई आपका आई ही होता है। अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हटाया मैंने और ये ब्रैकेट हटा दिया, तो ठीक है, ए डैश ए और बी डैश बी हो गया। अब ये बी डैश को इस साइड ले जाते हैं, थोड़ा सा ए के बगल में ले जाते हैं, ठीक है, तो ए के बगल में ले गए तो ये आपका इधर आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये ए बी हो जाएगा, ये वाला आपका और ये वाला, ठीक है। तो ए डैश बी डैश और ए बी इंटू ए बी, ठीक है। अभी हमें दोनों पे डैश लगा है तो इसको हम ब्रैकेट में ले सकते हैं और पूरे के ऊपर डैश लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश होता है। फ्रेंड्स ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी डैश कर सकते हैं, दोनों का बराबर ही आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, ध्यान से देखना, उसमें दिखाएगा आपको। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम ऐसा लिख दिए, तो ए बी का डैश इंटू ए बी इक्वल टू आई। तो ध्यान से देखो, आ गया ना आपका, अगर ए बी अगर ऑर्थोगोनल है तो ही तो आ रहा है ये, ए बी ऑर्थोगोनल है, देखो ध्यान से, क्योंकि ट्रांसपोज ए बी का और ए बी से मल्टीप्लाई करने पे आई ही आ रहा है, तो ये ए बी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हम ये प्रूव कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो ये 9th सॉल्व होता है, इसी तरह से होगा, इसको बस कुछ नहीं करना, ऑर्थोगोनल में कुछ नहीं करना भैया, ट्रांसपोज उसका उससे मल्टीप्लाई करने पर आई आता है तो ऑर्थोगोनल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। और फ्रेंड 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया, आर द फॉलोइंग वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट, इफ सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अब ये बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो रिलेशन निकालो, रिलेशंस, ठीक है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है यानी वो इंडिपेंडेंट है तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो बस हमें बता दो कि भैया वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पहले चेक करो लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं, डिपेंडेंट है तो रिलेशन फाइंड करो। चलो फ्रेंड्स जो करते हैं, तो हम जो है पहला करेंगे और आपके लिए तीसरा करेंगे, दूसरा और तीसरा आप, दूसरा और चौथा आप करोगे, ठीक है। आप भी तो कुछ करो यार, सारा मैं ही कर दूँ, तो कुछ करो, कमेंट करो, ठीक है, आपने सॉल्व किया और वो क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, इसका भी आप कमेंट करो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नहीं भी हो आपसे तो भी कमेंट करो कि भैया नहीं हुआ, आप कर दो, ठीक है। तो हम जो है ज़रूर करेंगे, उसके लिए वीडियो बनाएंगे सेपरेट। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका, चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये 10th का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, ये तीनों दिया हुआ है वेक्टर, तो मैंने तीनों यहाँ पे वेक्टर लिख दिया। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो पहला दिया है उसको x1 वेक्टर बोलो, इसे x2 और तीसरे वाले को x3 वेक्टर बोलो, ठीक है। कैसे लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पे लेट करो, अब सोल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट करना है आपको λ1, λ2, λ3 आर 3 स्केलर, ठीक है, स्केलर, ये 3 स्केलर आपको लेट करना है, क्योंकि 3 वेक्टर है तो 3 स्केलर भी होगा, ठीक है। अब ये तीनों अगर जीरो आ गया, तीनों जीरो आ गया तो भैया लीनियरली ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर तीनों में से एक भी, दो भी, ठीक है, नॉन जीरो आ गया
तो फ्रेंड्स वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर रिलेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब फ्रेंड्स ये ले लिया हमने, तो रिलेशन देखो क्या होगा। अगर ये सपोज करो कि ये डिपेंडेंट आ जाता है तो रिलेशन क्या होगा, द रिलेशन, ठीक है, द रिलेशन क्या होगा, ये हमारा λ1 x1 प्लस λ2 x2 और λ3 x3 होगा इक्वल टू 0, ये रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे जैसे सॉल्व करना है वैसे वैसे ही करना है, समझते जाओ, सॉल्व करते जाना। ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशन होगा। तो अब देखो क्या करते हैं, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो λ1 नहीं पता है भैया, तो निकालना है हमें। x1 पता है भैया 2 1 1 है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे 1 1। ठीक है, प्लस λ2 x2 पता है भैया 2 0 और -1। ठीक है, प्लस λ3 x3 भी पता है भैया, इंटू x3 है ना, तो यहाँ पे 4 2 1 इक्वल टू क्या फ्रेंड्स 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 λ1 λ2 और λ3 है। ठीक है, ये λ1 है, तो यहाँ पे 3 है स्केलर, तो 3 यहाँ पे इक्वेशंस बनेंगे। 3 इक्वेशन चलो बनाते हैं। तो कैसे बनाता है वो ध्यान से देख लो। यहाँ पे देखो λ1 है, इस λ1 को लेते हुए एक इक्वेशन बनना है। तो देखो λ1 यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा λ1, फिर यहाँ से ये λ2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे λ3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा λ1 λ2 λ3 का। ठीक है, तो देखो 2 λ1 2 λ2 और 4 λ3 का यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 λ1 प्लस 2 λ2 और प्लस 4 λ3 इक्वल टू क्या, 0 दिया है, एक बन गया। दूसरा दिखाते हैं। दूसरा देखो, यहाँ से फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे फिर से सेकंड वाले पास, अब सेकंड वाला लेंगे। ठीक है, तो देखो 1 λ1 0 λ2 और आपका 2 λ3। ठीक है, देखो भैया ध्यान से देखो, λ1, ठीक है, 1 λ1 है तो 1 तो लिखा नहीं जाता, प्लस 2 λ3 और उसके बाद फ्रेंड्स λ3। ठीक है, अब λ2 तो आपका 0 है, तो 0 हम लिखते नहीं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ये जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 इंटू λ2 है, तो 0 इंटू λ2 क्या होगा, 0 होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, 0 क्या लिखना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 कैसे बनाओगे बताओ। तो फिर से 1 λ1 माइनस 1 λ2 और यहाँ पे 1 λ3। ठीक है, तीसरे वाले का बाद तीसरा वाला लिख दो, तो λ1 1 तो लिखते नहीं, λ2 1 तो लिखते नहीं, माइनस λ3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 इक्वेशन बन गए और 3 यहाँ पे 3 इक्वेशन भी है और 3 वेरिएबल भी है, λ2 λ3। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तीनों का वैल्यू निकालोगे, λ1 λ2 λ3। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दो तरीके हैं आपको λ1 λ2 λ3 निकाले, या तो पुराना मेथड यूज़ करो, ठीक है, जो आप 9th 10th में सीखे हो, 10th में जो सीखे हो, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, बहुत सारे मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो उनमें से कोई भी यूज़ करके आप कर सकते हो। तो देखो, और दूसरा है आपका कि आप जो है ट्रिएंगुलर फॉर्म में, ठीक है, इसे ट्रिएंगुलर फॉर्म में करो, जिससे कि यहाँ पे 2 2 4 है फर्स्ट इक्वेशन का, दूसरे का है फ्रेंड्स 1 0 2। ठीक है, थर्ड का है आपका 1 -1 -1। ठीक है, तो इसको आप ट्रिएंगुलर फॉर्म में करो, यानी इसको इसको इसको, ये तीनों को 0 करो, बाकी चीज़ अपने होने वाली होगी तो हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप यहाँ से λ1 λ2 λ3 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो दो तरीके हैं, आप देख लो, दोनों में से कोई एक तरीका अपना करो। तो हम क्या करते हैं, पुराना वाला मेथड करते हैं। तो अब चाहे तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, बस ये तीनों को 0 आपको करने होंगे रो ऑपरेशन लगा के। हम जो है ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करेंगे, पुराना वाला जो हमने 10th में सीखा था। चलो उसका भी यूज़ कर लेते हैं भैया, वो भी तो हम लोगों को याद रहना चाहिए ना। देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इक्वेशन 3 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 3 से जोड़ते हैं। ठीक है, और 3 से आपका यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो मैंने 3 इंटू 2 कर दिया, इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 1 से जोड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में से कोई मेथड यूज़ करो, यहाँ पे लिखा नहीं है कि ऐसा कि आपको λ1 λ2 इस तरह से ही निकालना है, कैसे भी निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 λ1 प्लस 2 λ2 प्लस 4 λ3
इक्वेशन 1। उसके बाद जो 2 से मल्टीप्लाई किया किस में, इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और लैम्डा 1 प्लस माइनस 2 लैम्डा 2 और माइनस 2 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 लिख दिया। अब जो कटने वाला वो कट जाएगा, यहाँ पे देखो 2 लैम्डा 2 और 2 लैम्डा 2 कट गया, यहाँ पे बचेगा, देखो अब जोड़ देंगे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 4 लैम्डा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काटते हैं इसको, 4 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 3 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 लैम्डा 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इस साइड ले जाएंगे और यहाँ पे देखो 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 2 लैम्डा 1 हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे प्लस लैम्डा 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। लैम्डा 3 यहाँ से फाइंड कर लेंगे और यहाँ से 2 लैम्डा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, किस में, पुट इन टू इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। ठीक है, ये जो लैम्डा 3 का वैल्यू है इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो चलो रखते हैं। तो फ्रेंड्स इक्वेशन 3 में हम रखते हैं, तो लैम्डा 1 प्लस 2 इक्वेशन 3 यही था हमारा। देखो यहाँ पे लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 3 है, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 लैम्डा 1 जो कि यहाँ पे वैल्यू रख दिया, यहाँ पे देखो लैम्डा 3 का वैल्यू रख दिया जो कि माइनस 2 लैम्डा 1 रख दिया यहाँ पे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा 1 माइनस यहाँ दो दूनी के 4 तो 4 हो जाएगा, लैम्डा 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे ये 4 में से 3 जाएगा, ये 4 में से 1 जाएगा तो आपका माइनस 3 लैम्डा 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। इन लैम्डा 1 देखा जाए तो माइनस 3 कोई साइड ले जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो लैम्डा 1 का वैल्यू यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, अब इसे हम पुट करते हैं किस में, पुट इन फोर्थ इक्वेशन में। अब फोर्थ इक्वेशन कहाँ है भैया, तो फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन है ना इसको फोर्थ बोल दो। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन है जो हमारा लैम्डा 3 का यहाँ पे है, तो इसमें हम पुट करेंगे तो लैम्डा 3 का वैल्यू आ जाएगा क्या बताओ, तो ये -2 इंटू लैम्डा 1 है ना, तो -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लैम्डा 3 का वैल्यू भी 0 आएगा। ओके, अब इसको अब हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं किस में, पुट इन थर्ड इक्वेशन, तीसरे वाले इक्वेशन में रखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लैम्डा 1 का भी वैल्यू 0 है तो उसको भी पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड, यानी तीसरे इक्वेशन में लैम्डा 1 और लैम्डा 3 का वैल्यू रखेंगे। तीसरे इक्वेशन ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3, तो यहाँ पे देखो लैम्डा 2 निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 इक्वल टू 0 यहाँ पे, और यहाँ से ये लैम्डा 1 का मान 0 है, लैम्डा 2 निकालना है और लैम्डा 3 भी 0 है इक्वल टू 0, तो लैम्डा 2 देखा जाए तो घूम फिर के भी 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स तीनों का तीनों 0 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये जो है 0 आ रहा है तो ये लिनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमने बताया था आपको कि अगर तीनों 0 आ जाए तो वो क्या होता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। जब फ्रेंड्स ये लिनियरली इंडिपेंडेंट आ गया तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहीं पे ये समाप्त होता है, यही इसका आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, 10th का थॉट करते हैं। ठीक है, सेकंड आपके लिए थॉट करते हैं हम। अगर फ्रेंड्स अगर बनाते बनाते वीडियो क्लोज हो जाए तो फ्रेंड्स अब जो है नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा, इसका आपको ही सॉल्व करना होगा, सारा का सारा नहीं होगा तो कमेंट करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10th का थॉट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऐसे ही दिया है, x1 दिस, x2 दिस और x3 दिस, 3 वेक्टर। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, अब 3 वेक्टर हैं तो 3 स्केलर भी होंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 3 स्केलर है। ठीक है, तो रिलेशन इनके बीच ये होगा, 3 और स्केलर 3 वेक्टर के साथ रिलेशन ये हो गया, लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 और लैम्डा 3 x3। ठीक है, एडिशन में, तब यहाँ पे अब जो है हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, x1 x2 और x3 का वैल्यू हमें यहाँ पुट कर दिया। अब हमें 4 इक्वेशन मिलेंगे, क्योंकि 4 यहाँ पे देखो 4 नंबर्स है, तो इस तरह से 4 इक्वेशन मिलेंगे, लेकिन है 3 ही निकालने हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ही निकालने हैं आपको। अब आपको 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 3 अननोन है और 4 इक्वेशन, तो निकल जाएगा आसानी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर लैम्डा 2 इससे और लैम्डा 3 इससे। ठीक है, फर्स्ट है, फिर उसी तरह से सेकेंड वाला इसके पास जाएगा। ठीक है, सेकेंड, फिर उसके बाद जो है सेकेंड। ठीक है, इस तरह से थर्ड के पास फिर जाएगा, तो इस तरह से तीसरा इक्वेशन बनेगा, इस तरह से चौथा बनेगा। समझ में आ रहा, मैंने पहले भी समझाया आपको। पहला वाला दिस पहला इक्वेशन, दिस और दिस सेकेंड इक्वेशन, इस तरह से थर्ड, इस तरह थर्ड हो जाएगा सब में, तो 4 इक्वेशन बनेंगे आपके। अब इसको सॉल्व करना है ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ करो,
जो मैंने बताया आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जो लगाना लगाओ, या मैट्रिक्स वाला जो है, जो मैंने आपको बताया ना कौन सा मेथड बताया, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो मेथड लगाओ, उससे आप जो है जीरो करो, और तो उससे भी आप जो है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम जो है ट्रेडिशनल मेथड से ही यूज़ करते हैं, पुट करने वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 आ जाएगा यहाँ पे, देखो इससे इसको मैंने लिया थर्ड इक्वेशन को, लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा, ये आपका लैम्डा 1 इस साइड जाएगा, तो लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 यहाँ पे आ गया। इसको 1 और 2 में रखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में, ठीक है। अगर फ्रेंड्स बनाते बनाते बंद हो जाए तो ध्यान से देखना यार, क्योंकि फिर से जो है अपलोड नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे 2 लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 2, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में रखा, ये जो लैम्डा का वैल्यू है 2 लैम्डा 2, इसको मैंने इक्वेशन 1 में रखा, 2 में भी रखोगे तो वही आएगा। चलो 1 में रखते हैं। तो जब 1 में यहाँ पे रखा तो देखो यहाँ पे लैम्डा 1 की जगह 2 लैम्डा 2 यहाँ पे हो गया, और बाकी चीज़ें वही रहेगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 लैम्डा 2 हो जाएगा प्लस 3 लैम्डा 3, आपका 3 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 हो जाएगा, एंड लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा 3 होगा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस लैम्डा 3। अब यहाँ पे लैम्डा 2 हम के लेट कर लेते हैं, मान लो, ठीक है, मान लो लैम्डा 2 हम के मान लेते हैं, तो लैम्डा 2 के मानेंगे तो इसको हम जो है इसमें रखेंगे, तो यहाँ से लैम्डा 3 का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो लैम्डा 3 इक्वल टू माइनस के हो जाएगा, इसको माइनस को इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, देखो लैम्डा 3 इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 तो हो सकता है, ठीक है। तो ये साइड जाएगा तो ये देखो